हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चूयू को देखते हैं जो कि फिश शेप वाले लॉकेट को लेकर आसना ब्यूरो आई थी, जहां पर एक आदमी इस लॉकेट को चेक करता है और चूयू को बताता है कि लुशिबा अभी किसी के साथ बिजी है तो उससे नहीं मिल सकता, इसके लिए उसे वेट करना पड़ेगा, जिसके लिए चूयू मान जाती है और वो आदमी चूयू को लेकर अंदर आता है, जहाँ पर चूयू देखती है कि आसना ब्यूरो में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं और ये पता लगाना मुश्किल है कि इनमें से वो शख्स कौन है जिसने ग्रेट सुई को धोखा दिया है। वो आदमी चूयू को एक कमरे में वेट करने का कहकर लुशिबा के पास आता है और उसे बताता है कि उसने वैसा ही किया जैसे कि उसने कहा था। उसने चूयू को एक कमरे में बैठा दिया है, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद लुशिबा यहाँ वेयुंग से पूछता है क्या वो लड़की वही है जो कि प्रोस्टिट्यूट हाउस में थी। ये सवाल सुनकर वेयुंग थोड़ा हैरान हो जाता है और लुशिबा से पूछता है कि उसने चूयू को कैसे पहचाना, जिस पर यहाँ लुशिबा वेयुंग को बताता है कि वो लड़कियों को उनकी बॉडी शेप से ही पहचान जाता है। इसकी ये बात सुनकर वेयुंग को बहुत गुस्सा आता है और वो लुशिबा को वार्न करता है कि वो दोबारा चूयू के बारे में ऐसा ना कहे। लुशिबा यहाँ वेयुंग को टीज करता है और उसे बताता है कि वो कैसे बदल गया है। पहले तो किसी की केयर नहीं किया करता था, लेकिन अब वो चूयू को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिस पर वेयुंग यहाँ लुशिबा से कुछ भी नहीं कहता, बस अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए लुशिबा को बताता है कि उसने जानबूझकर चूयू को यहाँ पर आने दिया ताकि वो चूयू का इस्तेमाल करके उस शख्स को ढूंढे जो कि उनके बीच रहकर उन्हें धोखा दे रहा है। जिस पर लुशिबा यहाँ वेयुंग से कहता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है कि तुम यहाँ पर जो मर्जी चाहो वो करो, ये आसना ब्यूरो है और यहाँ का डिप्टी कमांडर मैं हूँ। ये कहकर लुशिबा अचानक से वेयुंग के पर हमला कर देता है, लेकिन वेयुंग इससे बच जाता है। लुशिबा दोबारा हमला करता है। इससे पहले कि वेयुंग कुछ कर पाता, लुशिबा यहाँ अपने हथियार से वेयुंग को बांध कर एक कमरे में बंद कर देता है। इस कमरे में वेयुंग के ऊपर कोई हमला करता है और ये हमला करने वाली और कोई नहीं बल्कि चूयू होती है। और यहाँ से अगले सीन में हम लुशिबा को देखते हैं जो कि आसना ब्यूरो में काम करने वाले सभी आदमियों को इकट्ठा करके उन्हें बताता है कि वेयुंग यहाँ एक खास मकसद से आया हुआ है। वेयुंग के मुताबिक आसना ब्यूरो में एक कोई शख्स है जो कि नॉर्थ की के लिए काम करता है। ये कहकर वो ऑक्टागोनल क्रॉसबो का वो मैकेनिज्म सभी को दिखाता है जो कि वेयुंग ने उसे दिया था। लुशिबा इन सबको ये बताता है कि वेयुंग जिस शख्स के ऊपर डाउट कर रहा है और कोई नहीं बल्कि खुद लुशिबा ही है, इसीलिए उसने धोखे से वेयुंग को एक सीक्रेट रूम में बंद करके रखा है ताकि वो खुद इस मैटर पर इन्वेस्टिगेट करके वेयुंग के शक को दूर करे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लुशिबा के ऊपर भरोसा था कि वो ऐसे नहीं कर सकता। लुशिबा यहाँ इन सबको वार्न करता है कि वो कोई भी वेयुंग को उस कमरे में से बाहर नहीं निकालेगा जब तक वो ना कहे। सभी लोग यहाँ लुशिबा की बात मानते हुए उसकी इन्वेस्टिगेशन में साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हमें उस सीक्रेट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब तक वेयुंग और चूयू आपस में ही लड़ना शुरू कर चुके थे। बहुत ज्यादा अंधेरा होने की वजह से चूयू को दिखाई नहीं दे रहा था कि वो किससे लड़ रही है। जब वेयुंग थोड़ा पास आता है तो चूयू को दिखाई पड़ता है कि ये तो वेयुंग है। वेयुंग को यहाँ पर देखकर चूयू हैरान हो जाती है और वेयुंग यहाँ चूयू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसी वक्त हमें यहाँ पर चूयू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि चूयू जब उस कमरे में वेट कर रही थी तो लुशिबा के कहने पर उसके आदमियों ने चूयू को उस कमरे में कैद कर दिया था। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है, लेकिन चूयू यहाँ वेयुंग को अपने इरादों के बारे में कुछ भी नहीं कहती, बस इतना कहती है कि वो सच्चाई के लिए लड़ रही है और वो जो कर रही है इससे उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं होगा। जिस पर वेयुंग यहाँ चूयू से पूछता है तुमने मेरी परमिशन के बगैर फिश शेप वाले लॉकेट को मेरे रूम से चुराया और मेरा नाम लेकर यहाँ पर आई हो, क्या इस सब के बावजूद भी तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे इरादों पर बिलीव करूं? जिस पर चूयू यहाँ वेयुंग से कहती है अगर मैं तुम्हें सच बता भी दूं तब भी तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। चूयू ये कह ही रही होती है कि अचानक से यहाँ पर एक मैकेनिज्म ऑन हो जाता है और चारों तरफ से तीर शूट होने लगते हैं वेयुंग और चूयू के ऊपर। किसी तरह वेयुंग और चूयू इन तीरों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इनके बेहोश होने के बाद इस कमरे का दरवाजा खुलता है और हम एक आदमी को यहाँ पर आते हुए देखते हैं। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि लुशिबा का एक सर्वेंट है जिसका नाम तोंगफेंग है। तोंगफेंग यहाँ हंसते हुए बेहोश वेयुंग और चूयू की तरफ देखता है और वेयुंग क्या जिंदा है ये चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से वेयुंग इसका हाथ पकड़ लेता है जिससे ये बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे लगा था कि वेयुंग और चूयू मर चुके हैं। इसी वक्त यहाँ पर लुशिबा आता है और इसे बताता है कि ये सब कुछ इन दोनों का प्लान था तोंगफेंग को पकड़ने के लिए। लुशिबा यहाँ पर भी वेयुंग को टीज करने का मौका नहीं छोड़ता और बातों बातों में वेयुंग के फीलिंग के बारे में चूयू के सामने कह देता है, लेकिन चूयू को कुछ भी समझ नहीं आता। वेयुंग यहाँ तोंगफेंग को लेकर बाहर आता है, लेकिन वो चूयू को उसी कमरे में बंद कर देता है।
वेयू या चुयू को बताता है कि जब वो तोंगफेंग से निपट लेगा तब वो वापस आकर चुयू से सवाल करेगा। ये कहकर वो तोंगफेंग को लेकर लूशीबा के साथ वहाँ से चला जाता है। तोंगफेंग को यहाँ सबके सामने लाया जाता है और वेयू यहाँ तोंगफेंग को चांस देता है कि वो अपना गुनाह कबूल करे, लेकिन तोंगफेंग यहाँ सब इल्जाम लूशीबा के ऊपर डालते हुए कहता है कि लूशीबा ने उसे ऑर्डर दिया था वेयू और चुयू को खत्म करने का, जिस पर वेयू यहाँ तोंगफेंग को बताता है कि ये सारा प्लान दरअसल लूशीबा और वेयू का था ताकि वो असली मुजरिम तक पहुँच पाए। वेयू यहाँ तोंगफेंग को ये भी बताता है कि उसे पता है कि तोंगफेंग ने ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि अगर वेयू मर गया तो वेयू के मरने का सारा इल्जाम लूशीबा के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वेयू को लूशीबा के ऊपर ही शक था। इससे वो भी बच जाएगा और लूशीबा और वेयू दोनों ही उसके रास्ते से हट जाएंगे। वेयू यहाँ तोंगफेंग से पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी सजा क्या होगी। तोंगफेंग यहाँ डर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वेयू को चैलेंज करते हुए उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे, क्योंकि तुम मुझे मार ही नहीं सकते। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें ये कभी पता नहीं चलेगा कि मास्टरमाइंड कौन है। इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाता, वेयू यहाँ उसे मार देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे गद्दार की कोई जरूरत नहीं है मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए, तुम्हारे बगैर भी मैं सच का पता लगा सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन लूशीबा यहाँ वेयू को रोकता है और उसे पूछता है कि तुमने इसे तो मार दिया, लेकिन इसके बॉडी का मैं क्या करूँ। जिस पर वेयू यहाँ लूशीबा से कहता है कि तुम यहाँ के इंचार्ज हो ना, तो इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का काम भी तुम्हारा ही है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लूशीबा भी यहाँ वेयू के पीछे पीछे आता है और उस कमरे की तरफ आता है जहाँ पर उन दोनों ने चुयू को बंद करके रखा था, लेकिन इस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जिसका मतलब ये है कि चुयू यहाँ से भाग चुकी है। वेयू को पता है कि चुयू कहाँ पर जा सकती है और यहाँ अगले सीन में हम चुयू को देखते हैं जो कि लंगड़ाते हुए वे मेंशन में आती है। चुयू के पैर पर चोट लगी थी जो कि वेंग यू बैंडेज कर देती है। चुयू यहाँ वेंग यू को बताती है कि वेयू को उनके इरादों के बारे में सब पता चल चुका है, जिस पर वेंग यू यहाँ चुयू को सजेस्ट करती है कि वो दोनों यहाँ से अभी का अभी निकल जाएंगे, क्योंकि अगर वेयू वापस आ गया तो उनका यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चुयू यहाँ वेंग यू को मना कर देती है और कहती है कि इतने दूर आने के बाद वो यहाँ से भागकर नहीं जाएगी और सच तक पहुँचने के लिए उसे वे फैमिली के नाम की जरूरत है। इसी वक्त हम यहाँ पर वेयू को गुस्से में चुयू के कमरे में आता हुआ देखते हैं। वेयू यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो चुयू के ऊपर चिल्लाने लगता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी और बिना उसके परमिशन के वो वहाँ से कैसे भागकर यहाँ पर आ गई। वेंग यू यहाँ चुयू का साइड लेने वाली होती है कि चुयू यहाँ वेंग यू को रूम बंद करके बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि रात बहुत हो गई है और किसी ने वेयू को इस तरह चुयू के रूम में आता हुआ देख लिया तो वो लोग गलत समझेंगे। वेंग यू यहाँ चुयू की बात मानते हुए उस कमरे से बाहर चली जाती है दरवाजा बंद करके। दरवाजा बंद होने के बाद वेयू यहाँ पर थोड़ा घबराने लगता है, क्योंकि अब उस कमरे में सिर्फ वेयू और चुयू अकेले ही है। इसी वक्त हम यहाँ पर एक वेयू का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर जब वो दोनों सीक्रेट रूम में थे और तीर से बच रहे थे तो चुयू ने वेयू की जान बचाई थी और इसी चक्कर में चुयू को पैर पर चोट लगी थी। वेयू नीचे गिरा हुआ था और उसके ऊपर चुयू थी और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। वेयू नर्वस फील कर रहा था और वो कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक से चुयू उसे मरने की एक्टिंग करने के लिए कहती है और खुद वेयू के ऊपर सो जाती है। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है। वेयू को ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा फील हो रहा था। किसी तरह वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए चुयू से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ और एक चांस देता हूँ कि तुम अपनी वजह मुझे एक्सप्लेन करो। जिस पर चुयू यहाँ भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारा मेरे पर कोई राइट नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी। चुयू यहाँ गुस्से में बाहर जाने ही वाली होती है, लेकिन वेयू उसका हाथ पकड़ लेता है। चुयू अपना हाथ वेयू के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर ही रही होती है कि अचानक से यहाँ पर वेयू के पॉकेट में से ऑक्टागोनल क्रॉसबो का मैकेनिज्म नीचे गिर जाता है, जो कि चुयू भी देख लेती है। चुयू ये देखकर उस मैकेनिज्म को अपने हाथ में ले लेती है। चुयू के एक्सप्रेशन को देखकर वेयू समझ जाता है कि चुयू इस मैकेनिज्म को जानती है। वेयू यहाँ चुयू से पूछता है क्या तुम इस मैकेनिज्म को जानती हो, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये मैकेनिज्म आर्सेनल ब्यूरो का है। जिस पर चुयू यहाँ वेयू को बताती है कि ये मैकेनिज्म आर्सेनल ब्यूरो का नहीं है बल्कि नॉर्थ की का है, जो कि उसके भाई ने अपने जान पर खेलकर बैटलफील्ड से लेकर आया था। चुयू को याद आता है कि उसने तो ये मैकेनिज्म जुन को दिया था, तो वेयू के पास क्या कर रहा है। वेयू या चुयू को बताता है कि जुन ने अपने आखिरी सांसों में ये मैकेनिज्म उसे देकर इस पर इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी वेयू को दी थी। वेयू या चुयू को ये भी बताता है कि जुन ने कभी भी ये उससे नहीं कहा था कि ये मैकेनिज्म चुयू ने उसे दिया था। चुयू को यहाँ थोड़ा थोड़ा
सब कुछ समझ में आने लगता है और वो वेयुंग को गुस्से में पूछती है कि क्या इसी वजह से तुमने जानबूझ के मुझे उस फिश शेप वाले लॉकेट को ले जाने दिया ताकि तुम मेरा इस्तेमाल करके तोंगफेंग को पकड़ पाओ। जिस पर वेयुंग या चुयू से कहता है मैंने तो तुम्हारा बस एक ही बार इस्तेमाल किया, लेकिन जब से तुम ये इस फैमिली में आई हो तभी से तुम मेरा और मेरी फैमिली के नाम का इस्तेमाल कर रही हो और एक बात भी मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे इरादे क्या थे। अगर तुम मुझे बताती तो हम दोनों मिलकर इस बात की तह तक पहुंच पाते। जिस पर चुयू यहाँ वेयुंग से कहती है कि उस पर बिलीव नहीं करती। वेयुंग को यह सुनकर गुस्सा आता है और उससे पूछता है कि जब तुम मेरे भाई पर बिलीव कर सकती हो तो मुझ पर क्यों नहीं करती। तो चुयू उसे बताती है जब से वो इस फैमिली में आई है तभी से वेयुंग अकेला वो शख्स है जो कि उसके ऊपर शक कर रहा है और कभी भी उसने चुयू के ऊपर 1% भी बिलीव नहीं किया। तो क्यों अपने मामले को लेकर वेयुंग के ऊपर बिलीव करे। तुम जीत गए, अब मैं यहाँ पर नहीं रहने वाली, ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। वेयुंग या चुयू को रोकना चाहता था लेकिन उसके पास कोई राइट नहीं था। चुयू यहाँ से चली जाती है। वेयुंग यहाँ चुयू के जाने के बाद कमरे में देखता है तो उसे वही कपड़े नजर आते हैं जिस पर चुयू को चोट लगी थी। इसी वक्त वेयुंग की नजर एक कैबिनेट पर पड़ती है जो कि खुला हुआ था। तो इसे यहाँ पर जुन के लिखे हुए लेटर्स मिलते हैं और दूसरी तरफ हम यहाँ पर चुयू को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था क्योंकि उसने जुन के ऊपर बिलीव किया और जुन ने ये सब कुछ वेयुंग को बता दिया। चुयू यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी और वो गुस्से में जाने वाली होती है लेकिन फिर रुक जाती है और सोचने लगती है कि क्या वो ठीक कर रही है। इसी वक्त यहाँ पर वेयुंग आता है और चुयू को रोकता है और जुन के वही लेटर्स दिखाता है जो कि उसे मिले थे थोड़ी देर पहले। दरअसल ये लेटर्स जुन ने वॉर में जाने से पहले लिखे थे। जुन ने इस लेटर में अपने आखिरी विश के तौर पर ये लिखा था कि जो कोई भी ये लेटर पढ़ रहा है वो चुयू की बात पर बिलीव करके ऑक्टागोनल क्रॉसबो के इन्वेस्टिगेशन में चुयू की हेल्प करे, क्योंकि जुन ये नहीं जानता था कि वो बैटलफील्ड से वापस जिंदा आएगा भी या नहीं। अब जब ये लेटर वेयुंग को मिला है इसका मतलब वेयुंग ही वो शख्स है जो कि चुयू की मदद करेगा। वेयुंग जब ये लेटर चुयू को दिखाता है तो चुयू को समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। वेयुंग यहाँ चुयू से माफी मांगते हुए उसे कहता है कि ये सब कुछ गलती मेरी है, क्योंकि पहले से ही मैं तुम पर बिलीव करता तो तुम शायद मुझे सब कुछ बता देती। अगर मैं खुद ही तुम पर बिलीव नहीं करता था तो तुम मुझ पर कैसे बिलीव करती। वेयुंग यहाँ चुयू को ये भी बताता है कि ऑक्टागोनल क्रॉसबो का जो मैटर है वो बहुत ही बड़ा है और तोंगफेंग तो बस एक मोहरा है छोटा सा। वेयुंग यहाँ चुयू से कहता है कि अगर वो मौका दे तो उसकी हेल्प करेगा ये सारे मामले में और रिक्वेस्ट करता है कि वो घर छोड़कर ना जाए। चुयू यहाँ कुछ कहने ही वाली होती है कि अचानक से चुयू बेहोश हो जाती है जिससे वेयुंग घबरा जाता है और चुयू को उठाकर उसके कमरे में लाकर लेटा देता है। वेयुंग यहाँ बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था और खुद को इसका जिम्मेदार मान रहा था। वेयुंग यहाँ से जाने वाला होता है कि अचानक से चुयू यहाँ नींद में बड़बड़ाने लगती है। चुयू यहाँ नींद में वेयुंग से कहती है कि वो इस बारे में किसी से कुछ भी ना कहे। वेयुंग यहाँ चुयू को प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। ये कहकर वो वेंग्यू के पास आता है और उससे कहता है कि वो चुयू का ख्याल रखे, अगर उसे कोई चीज की जरूरत है तो वो उसके पास आ सकती है। वेंग्यू उसके लिए मान जाती है। वेंग्यू यहाँ वेयुंग के बिहेवियर में जो चेंजेस हुए हैं वो महसूस कर रही थी। वेयुंग यहाँ से चला जाता है। वेयुंग के यहाँ से जाने के बाद वेंग्यू यहाँ चुयू के पास आती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से चुयू कैसे बेहोश हो गई। तभी हमें बताया जाता है कि दरअसल चुयू बेहोश नहीं हुई थी बल्कि वो तो बस एक्टिंग कर रही थी बेहोश होने का, क्योंकि वो भी इस घर से जाना नहीं चाहती थी। यहीं पर रहकर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना चाहती थी, बस उसे नहीं पता था कि वो क्या बहाने से यहाँ पर रुके, तो उसने बेहोश होने की एक्टिंग की। वेंग्यू यहाँ चुयू से पूछती है क्या अब भी वो वेयुंग के ऊपर बिलीव नहीं करती, जिस पर चुयू यहाँ वेंग्यू को बताती है कि ऐसा नहीं है कि वो वेयुंग के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहती, वो बस इस बात से डर रही है कि आगे चलकर वेयुंग शायद अपने इस डिसीजन के ऊपर रिग्रेट करे। चुयू के मुताबिक वेयुंग बस जुन के लेटेस्ट पढ़कर इमोशनल होकर शायद चुयू की हेल्प करने के लिए तैयार हो गया है और शायद आगे चलकर उसे इस बात का रिग्रेट हो तो चुयू फिर से अकेले पड़ जाएगी। इसीलिए चुयू किसी के ऊपर भी रिलाई नहीं करना चाहती। चुयू ये कहते हुए वहीं पर ही सो जाती है। अगली सुबह चुयू अपने कमरे में होती है वेयुंग के साथ और दोनों मिलकर मस्त मजे से सूप पी रहे होते हैं। अचानक से यहाँ पर बाहर से किसी की आवाजें आने लगती है और इन्हें पता चलता है कि बाहर वेयुंग आया हुआ है। चुयू यहाँ वेंग्यू से कहती है कि वो वेयुंग से कुछ भी ना कहे, बस वेयुंग से ये कहे कि चुयू अभी भी बेहोशी है। वेंग्यू मान जाती है और बाहर चली जाती है। चुयू यहाँ विंडो के पास आकर ये सब कुछ देख रही होती है। वेंग्यू यहाँ बाहर आकर वेयुंग को बताती है कि चुयू अभी भी बेहोशी है और रेस्ट कर रही है। वेयुंग यहाँ चुयू के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया था, यहाँ तक कि वो हैंडमेड आइटम्स भी लेकर आया था चुयू के लिए। एक पल के लिए वेयुंग यहाँ वेंग्यू की बात मान भी जाता है, लेकिन अचानक से उसकी नजर विंडो के ऊपर पड़ती है
जहाँ से चुयू इन्हें देख रही थी। चुयू जल्दी से विंडो बंद कर देती है, लेकिन वेयुंग समझ चुका था कि चुयू ये सब कुछ एक्टिंग कर रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता। बस मुस्कुराते हुए बड़े आवाज से वेंग्यू से बात करने लगता है और उसे बताता है कि जब चुयू को होश आ जाए तो उसे बताना कि मैं यहाँ पर आया था, मैं यहाँ चुयू से माफी मांगने के लिए आया था। वेयुंग यहाँ बड़े बड़े आवाज में ये भी वेंग्यू को बताता है कि वो चुयू के भाई लिनयांग के पास भी जाएगा इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करने के लिए, ताकि उसे और क्लू मिल पाए। वेंग्यू को समझ नहीं आता कि वेयुंग क्यों इतनी बड़ी आवाज में बात कर रहा है, जबकि वो तो वहीं पर ही है, लेकिन वेयुंग तो ये सब कुछ चुयू को सुनाने के लिए कह रहा था। वेयुंग या वेंग्यू को सारी चीजें दे देता है और वेंग्यू वहाँ से चली जाती है। वेंग्यू के वहाँ से जाने के बाद यहाँ वेयुंग का सर्वेंट वेयुंग से पूछता है कि जब उसे पता है कि चुयू एक्टिंग कर रही है तो उसने कुछ क्यों नहीं कहा। वेयुंग के सर्वेंट ने भी चुयू को खिड़की के ऊपर देख लिया था, तो वेयुंग उसे बताता है कि मुझे पता है कि चुयू मुझ पर बिलीव नहीं करती, इसीलिए मैं चुयू को टाइम दे रहा हूँ ताकि वो अपना टाइम लेकर रिकवर हो पाए और मुझ पर बिलीव करने लगे। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। और यहाँ कमरे में चुयू और वेंग्यू वेयुंग की लाई हुई चीजों को देख रहे थे, जहाँ पर ये दोनों हैरान हो जाते हैं ये सारे हैंडमेड आइटम्स देखकर, क्योंकि इन्हें वेयुंग ने खुद अपने हाथों से सारी रात जाग कर चुयू के लिए बनाया था। ये सब कुछ देखकर वेंग्यू यहाँ चुयू से कहती है कि शायद हम आप वेयुंग के ऊपर बिलीव कर सकते हैं। यहाँ पर हम चुयू के नजरिए को भी बदलता हुआ देखते हैं वेयुंग के लिए। और यहाँ दूसरे सीन में हम वेयुंग को देखते हैं जो कि आसना ब्यूरो आया था। लुशिबा यहाँ वेयुंग को तोंगफेंग के केस की डिटेल देता है और कहता है कि तोंगफेंग अक्सर प्रोस्टिट्यूट हाउस जाया करता था। वहीं की एक लड़की से उसने पता लगाया है कि तोंगफेंग अक्सर याओयांग नाम की एक मिनिस्टर से मिला करता है जो कि एम्परर के लिए काम करता है। लुशिबा के मुताबिक शायद याओयांग वही शख्स है जिसने तोंगफेंग को हायर किया था ताकि वो ये ब्लूप्रिंट चुरा कर नॉर्थ की को बेच पाए, जिस पर वेयुंग या लुशिबा को बताता है कि भले उनके पास याओयांग के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो याओयांग के ऊपर कड़ी नजर रखेंगे। जहाँ पर लुशिबा वेयुंग को बताता है कि वो पहले वेयुंग को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि वेयुंग बहुत ही चाइल्डिश है और आसना ब्यूरो को संभालने के लायक नहीं है, क्योंकि आसना ब्यूरो को जुन ने अपनी मेहनत से बनाया था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी इररिस्पॉन्सिबल आकर इस मेहनत को खराब करे। लेकिन अब जब वो वेयुंग को जानने लगा है तो उसे पता चल चुका है कि वेयुंग एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है। वेयुंग भी यहाँ लुशिबा से दोस्ती कर लेता है। ये दोनों यहाँ पर बाहर आते हैं जहाँ पर सभी लोग इनका इंतजार कर रहे थे। वेयुंग यहाँ सबसे प्रॉमिस करता है कि वो आसना ब्यूरो के नाम को खराब नहीं होने देगा और सच का पता जरूर लगाएगा। जहाँ ये सभी लोग पहले वेयुंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और जुन के रिप्लेसमेंट में तो कभी नहीं देखना चाहते थे, लेकिन वेयुंग की ये सारी बातें सुनकर सभी लोग यहाँ एग्री करते हुए वेयुंग को अपना नेक्स्ट कमांडर एक्सेप्ट कर लेते हैं। वेयुंग यहाँ इसी आसना ब्यूरो में वे फैमिली के फ्लैग को भी लगाता है, जो कि ये दर्शाता है कि आज से वेयुंग ना सिर्फ वे फैमिली का हेड है बल्कि आसना ब्यूरो का भी है और उसे किसी भी हाल में ऑक्टागोनल क्रॉसबो के ब्लूप्रिंट के सच तक पहुंचना ही होगा। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हमें चू मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लिनयांग और तुआन को देखते हैं। तुआन यहाँ लिनयांग का इलाज कर रही होती है और बातों बातों में यहाँ पर लिनयांग तुआन से पूछ लेता है कि वो किससे सीख रही है मेडिसिन और कब से सीख रही है। लिनयांग का ये सवाल सुनकर तुआन थोड़ा घबरा जाती है और वो लिनयांग को बताती है कि दरअसल वो मेडिसिन खुद से ही सीख रही है और ये सब कुछ 5 साल से सीख रही है। तुआन यहाँ लिनयांग को ये भी बताती है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन बनने के बाद वो खुद पर पहले ट्राई करती है और बाद में किसी का इलाज करती है। तुआन ये भी बताती है कि उसने सीक्रेटली बहुत सारे लोगों का इलाज भी किया है। तुआन जब ये सब कुछ कह रही थी तब लिनयांग की नजर तुआन के हाथों पर पड़ती है, जहाँ पर नीडल्स के निशान थे। हालांकि ये नीडल्स के निशान पुराने थे, लेकिन इसके हाथ में बहुत सारे नीडल्स के निशान देखकर लिनयांग को फिक्र होने लगती है। तुआन को जब इसके बारे में एहसास होता है तो जल्दी से अपना हाथ छुपाने लगती है। ये देखकर लिनयांग यहाँ अपना हाथ खोलता है और तुआन को दिखाता है और कहता है कि मेरे हाथ में भी बहुत सारे ब्लेड के निशान हैं, जो कि मुझे बैटल फील्ड में लगे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे छुपाता फिरूंगा। ये दरअसल मेरी मेहनत और मेरी कामयाबी की निशानी है, जैसे कि तुम्हारे हाथ में जो नीडल्स के निशान है वैसे ही। लिनयांग यहाँ तुआन को भरोसा दिलाता है कि वो आगे चलकर बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी और तुआन से ये भी कहता है कि अगर अगली बार उसे नीडल्स का इस्तेमाल करना होगा तो वो उसके हाथ पे करे, ना कि अपने हाथ पे। लिनयांग की यह बात सुनकर तुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि ना सिर्फ तुआन बल्कि लिनयांग भी तुआन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।